नमस्कार, मैं जयकृति योगी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सोयाबीन की खेती में भारत का चौथा स्थान है, लेकिन उत्पादन में 8वें स्थान पर है। भारत में सोयाबीन की खेती विशेष रूप से महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में होती है। आत्मनिर्भर भारत में सोयाबीन के उत्पादन का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। अपने प्रदेश में सोयाबीन की खेती दक्षिणी पूर्वी भाग में की जाती है और इस फसल से किसानों को अच्छा उत्पादन मिलता है। ऐसे में जो किसान भाई सोयाबीन की खेती करना चाहते हैं उनके लिए ये जानकारी फायदेमंद है। आज आपके सामने सोयाबीन की उन्नत खेती, अधिक उपज पैदावार किस प्रकार से ली जाए उसके बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। अब मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगी कि कौन कौन सी किस्मों का चुनाव करें। एक JS 9305 है, ये 90 से 95 दिन की फसल है, करीब 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज है। एक अन्य किस्म है 9560, ये भी 80 से 85 दिन की फसल है, 20 से 25 कुंटल इसकी उपज आती है 1 हेक्टेयर में किसान भाइयों। और हमारी किस्म है RBS 2001-4, ये करीब 85 से 90 दिन की फसल है। एक किस्म आती है NRC 37, ये 95 से 110 दिन की फसल है। और एक है JS 335, ये करीब अपनी 95 से 100 दिन की फसल है और 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज देती है। NRC 7 है जो करीब 90 से 100 दिन की फसल है और 25 से 35 कुंटल उपज 1 हेक्टेयर में से हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार किसान भाई अपने मौसम के अनुसार, अपनी जगह के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार किस्म का चयन करें। किसान भाइयों, ये थी सोयाबीन का अधिक उत्पादन देने वाली उन्नतशील किस्में। इसके अलावा आप सोयाबीन के लिए उचित भूमि का चयन कर खेत की तैयारी और संतुलित मात्रा में खाद उर्वरक प्रबंधन कैसे करें, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले कौन सी भूमि का चयन करें। भूमि के चयन के लिए बलुई दोमट मिट्टी अच्छी होती है, जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अच्छी हो, ऐसी भूमि का चयन करना चाहिए। भूमि की तैयारी के लिए हमें पहले कल्टीवेटर चला के, प्लाव चला के और भूमि को अच्छे से जोत लेना चाहिए और भूमि को समतल कर लेना चाहिए, जिससे कि बुआई अच्छे प्रकार से हो सके। किसान भाई, अब हम सोयाबीन की फसल में कितना उर्वरक दें, इसके बारे में मैं जानकारी देना चाहती हूँ। तो किसान भाई अपनी फसल में गोबर की खाद या नाडेप खाद दे सकते हैं, जो 10 से 20 टन प्रति हेक्टेयर से की दर से उपयोग करें, या अगर वर्मी कंपोस्ट उपयोग कर रहे हैं तो 5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग कर सकते हैं। ये अवश्य दें आप किसान भाई अपनी फसल में। रासायनिक उर्वरक में आप 20 के अनुपात में नाइट्रोजन, 60 से 80% अपना स्फूर, करीब 40% अपना पोटास और 20% अपना करीब सल्फर अवश्य दें किसान भाई। इसमें सोयाबीन की फसल में सल्फर अति आवश्यक है, तो सल्फर को या तो आप सिंगल सुपर फास्फेट के साथ माध्यम से दे सकते हैं या जिप्सम के माध्यम से दे सकते हैं। किसान भाइयों, अभी आपने खेत की तैयारी और खाद उर्वरक प्रबंधन के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं बीज की उचित मात्रा तथा बीजोपचार करते हुए बुआई की वैज्ञानिक तकनीक के बारे में। अगर हमारे छोटे दाने वाली जाति है सोयाबीन की तो 60 से 70 किलोग्राम बीज ले। अगर थोड़े बड़े दाने वाली है 80 से 90 किलोग्राम बीज 1 हेक्टेयर के लिए उपयुक्त माना जाता है। किसान भाई ज़्यादा बीज का उपयोग ना करें, जितना रिकमेंडेड है उतना ही बीज का उपयोग करें। और जब बीज लेके आए किसान भाई तो उसके 100 दाने लगा के देख लें, क्योंकि इसका सोयाबीन का अंकुरण क्षमता 70% से अधिक वाला ही बीज उपयुक्त रहता है। अगर 70% से कम वाला बीज जवाब आ रहा है तो वो सही नहीं है। बीज जब बुआई के लिए तैयारी करें तो किसान भाई उसको फफूंदनाशी से उपचार करें। फफूंदनाशी में हम थायरम और कार्बनडाजिम 2:1 का उपयोग कर सकते हैं प्रति किलो के हिसाब से। किसान भाई जो हमारी सोयाबीन है ये नाइट्रोजन वाली फसल है, तो इसमें राइजोबियम कल्चर का उपयोग अवश्य करें। राइजोबियम कल्चर 200 ग्राम की मात्रा 10 किलो बीज के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो पहले अपना फफूंदनाशक से उपचार कर लें बीज को, फिर उसके बाद राइजोबियम कल्चर से उपचार करें, फिर उसके बाद बुआई करें। जब बुआई करें तो बुआई के लिए हमें करीब 30x10 की दूरी पर बुआई करनी है सोयाबीन की। करीब 3 से 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहरा ना बोएं और बुआई सीड ड्रिल के माध्यम से करें और कतारों में बुआई करें किसान भाई। पौधे से पौधे की दूरी रखें 10 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी रखें 30 सेंटीमीटर। इन बातों को ध्यान में रखकर किसान भाई अपनी सोयाबीन की बुआई करें। अगर किसान भाई अंतर्वर्ती फसल लेना चाहते हैं
तो इसके साथ सोयाबीन के साथ आप अरहर बो सकते हैं, सोयाबीन के साथ ज्वार बो सकते हैं, सोयाबीन के साथ कपास बो सकते हैं। तो इस अगर अंतर्वर्ती फसल लेना चाहते हैं तो अंतर्वर्ती फसल ज़रूर लें किसान भाई। अगर फसल चक्र अपना रहे हैं तो सोयाबीन गेहूँ, सोयाबीन सरसों का फसल चक्र ले सकते हैं किसान भाई। किसान भाइयों, सोयाबीन की फसल के साथ कुछ खरपतवार भी उग जाते हैं, तो आप इनका नियंत्रण करते हुए सिंचाई प्रबंधन कैसे करें, आइए जानते हैं। तो किसान भाई, अगर हमारी फसल में पानी की कमी देखते हैं बुआई के बाद, तो उसके फसल के अनुसार और अपनी मिट्टी की किस्म के अनुसार आप खेत में पानी दें। अगर बारिश लगातार हो रही है तो जल निकासी की किसान भाई व्यवस्था करें। अगर जल निकासी नहीं होगी उचित प्रकार से तो हमारी फसल को नुकसान पहुंचेगा। तो इस प्रकार से किसान भाई अपनी फसल में जल निकास, और अगर पानी की कमी दिख रही है, अगर धूप निकल रही है तो पानी की व्यवस्था अवश्य करें। तो किसान भाई, जैसे अगर हम बुआई कर रहे हैं तो 5 से 6 कतारों के बाद फरो ओपनर के माध्यम से भी कुंड बना सकते हैं। तो एक फरो ओपनर से जो कुंड बनता है तो ये जल निकासी का भी काम करता है अधिक वर्षा की स्थिति में, और अगर कम वर्षा हो रही है तो ये पानी को भी संरक्षण करता है ये कुंड। तो इस तरह से भी आप सीड ड्रिल से अगर बुआई कर रहे हैं तो 5 से 6 कतारों के बाद फरो ओपनर से गहरी नाली बना दें। अब हम चर्चा करेंगे इसमें खरपतवार का नियंत्रण कैसे करें। तो किसान भाई, पहले तो अपनी फसल की जब गहरी जुताई कर दें बुआई से पहले, तो इससे खरपतवार नहीं आए। अगर रासायनिक विधि का उपयोग कर रहे हैं तो रासायनिक विधि में अगर बोनी के तुरंत बाद करना है तो पेंडामेथिलिन नाम की दवा आती है, ये इसका भी वही 600-700 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे कर लें। और अगर हमारे पास लेबर की व्यवस्था है तो हमारे हाथों के द्वारा भी किसान भाई बुआई के बाद निकलवा सकते हैं खरपतवार मजदूर लगाकर। इस साथ में अगर यांत्रिक विधि से करना है तो डोरा कुल्पा के माध्यम से भी आप खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। इस प्रकार किसान भाई अपनी फसल से अधिक उपज ले सकते हैं। कपास एक नगदी फसल है। ये औद्योगिक और कृषि अर्थव्यवस्था में प्रमुख भूमिका निभाता है और इसकी खेती से किसानों को अच्छा मुनाफा मिलता है। इसी लाभ को देखते हुए प्रदेश के बहुत से किसान भाइयों ने कपास की खेती की है। चूँकि मौसम बदल रहा है, ऐसे में फसल पर कई तरह के कीट और रोग का प्रकोप होता है। इनका समय पर नियंत्रण करना जरूरी है। इस बारे में बता रहे हैं केवीके गुंता के डॉक्टर सुनील कुमार। आज हम चर्चा करेंगे, हमारे यहाँ कपास की खेती होती है अभी, जो कि बीटी कपास करके खास करके जो होती है राजस्थान में, और ज़्यादातर देश में भी अब कपास की बीटी कपास की खेती होती है। तो बीटी कपास की खेती अभी हमारे राजस्थान में कम से कम 45 से 50 दिन के लगभग होने जा रहे हैं। और इस मौसम में अभी जो अवस्था है कपास की, इसमें रस चूसक कीट का बहुत प्रभाव होता है। अगर कभी कभी अधिक तापमान में थ्रिप्स होते हैं, और या बारिश में ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है और उमस टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो दूसरे जो रस चूसक कीट होते हैं, हरा तेला, सफ़ेद मक्खी, इस तरह के चीज़ों का प्रभाव हो जाता है। किसान भाइयों, कपास की फसल में रस चूसक कीटों का प्रकोप रहता है, जिनका समय पर नियंत्रण नहीं किया गया तो किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इस नुकसान को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि आप इन रस चूसक कीटों को पहचान कर समय रहते इनके नियंत्रण के लिए उचित कदम उठाएं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे हाथ में एक कपास के पत्ते हैं। इस पत्ते में हरा तेला का प्रकोप ये होता है कि किनारे किनारे से पीले पीले हो जाते हैं। ये कभी कभी जो ग्रोइंग पौधे हैं वहाँ पे कप नमा जैसे सिकुड़ जाते हैं, पत्तियाँ मरोड़ जाते हैं। तो इस तरह की जो समस्याएं आती है, तो खास करके ये रस चूसक कीट होते हैं। तो इससे क्या होता है कि पौधों में बढ़वार ज़्यादा नहीं होता है। तो मुख्य रूप से जो रस चूसक कीट हैं उसमें माहू, जिसको चेपा कहते हैं, हरा तेला, एफिड, जेसिड और थ्रिप्स, वाइट फ्लाई, तो ये 4-5 मुख्य रूप से इसके रस चूसक कीट हैं। अभी अगर कोई किसान भाई छिड़काव नहीं किए हैं तो इसमें एक नीम तेल आता है। नीम तेल का 0.03% या 0.15% का कोई भी 3 से 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से अगर हम इसका छिड़काव करें 45 दिन पे और 60 दिन के फसल अवधि पे, तो ये रस चूसक कीटों का प्रभाव कम हो जाता है। पहले क्या करते हैं कि नीम तेल का, या आप घर में कुछ बनाते हो, आग धतूरे नीम पत्ते को सरा गला करके 10 दिन अगर 15 दिन तक रखते हैं, फिर उसको आप 10% के हिसाब से आप उसका छिड़काव करते हैं, तो हमारा ये कपास जो है अच्छे बढ़वार करेंगे और रस चूसक कीट जो आर्थिक
क्षति स्तर है उससे नीचे रहेंगे। तो इस तरह से हम अभी रस चूसक कीट का प्रबंधन कर सकते हैं। कपास की फसल में इस समय जड़ गलन रोग का प्रकोप होता है। किसान भाइयों, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यदि कपास के पौधों की जड़ ही गल जाएगी तो ऐसी फसल से क्या उत्पादन मिलेगा, इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि इस रोग की सही पहचान करके उचित नियंत्रण उपाय अपनाए जाएं। दूसरी समस्याएं इसमें एक जड़ गलन की आती है, जो किसी किसान भाई अभी हमारे सैंपल लेकर के आए थे कि उसमें जड़ गलन की समस्याएं आती है। तो अगर कोई किसान भाई जड़ गलन की समस्याएं आ रही है तो उसमें एक कार्बेंडाजिम 50% नाम की दवा आती है, उसका 2% घोल बना करके आप उसका छिड़काव करें कि अच्छे से नीचे से ऊपर तक छिड़काव करना चाहिए। इसमें अगर हम कल्चर डाल सकते हैं, एक ट्राइकोडर्मा कल्चर आती है जिसको हम गोबर खाद में 2.5 से 3 किलो कल्चर को हम 2 से 2.5 क्विंटल गोबर खाद में अगर 1 हफ्ते तक उसको रख करके फिर जड़ों के आसपास उसको पानी देने से पहले मिला दें, फिर उसको सिंचाई करें ताकि वो जो आप कल्चर है गोबर खाद के साथ मिट्टी में चला जाए, जड़ के पास में जड़ के नीचे चला जाए और वो धीरे धीरे आपके फसलों को जड़ गलन को बचाएगा। दूसरा होता है कि अगर कोई किसान भाई बुआई के समय में ही अगर मिट्टी में मिला देते हैं इसको प्रति हेक्टेयर के हिसाब से या प्रति बीघा के हिसाब से कल्चर को, तो गोबर खाद में मिला करके तो और ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। लेकिन अभी किसी को जड़ समस्याएं आती है तो वो कार्बेंडाजिम 2 ग्राम यानी 0.2% के हिसाब से आप उसका छिड़काव करें। किसान भाइयों, मौसम में हो रहे परिवर्तन के कारण कपास की फसल में स्लो विल्टिंग या फास्ट विल्टिंग का प्रकोप भी दिखाई दे रहा है। इस रोग के कारण कपास की फसल नष्ट होने के कगार पर आ जाती है। इस नुकसान को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि आप इस रोग को पहचान कर समय रहते रोकथाम के उपाय अपनाएं। तीसरी एक समस्याएं अभी आती है इस समय में 45 से 60 दिन के फसल अवधि में, उसको बोलते हैं स्लो विल्टिंग या फास्ट विल्टिंग। अभी कभी किसान भाई अपने खेतों में देख रहे होंगे कि पौधे पत्तियां हरे हरे रहते हैं लेकिन मुरझा जाते हैं। तो उस ज़्यादा नहीं होता है लेकिन कुछ होते हैं, आप 2% 1% के लगभग होते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं कि इसमें DAP का आधा ग्राम DAP को और यूरिया को घोल बना लें, यानी दोनों मिला करके आप उसका तुरंत उसके जड़ों में अप्लाई करें तो उससे आपको मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। मौसम विज्ञान विभाग जयपुर से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर आगामी 5 दिनों में आसमान में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान हवा की गति 10 से 24 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है। इस प्रकार मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कोरोना के गंभीर फैलाव को देखते हुए किसान भाई सरकार की सलाह का सख्ती से पालन करें और स्वयं की उचित देखभाल, व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग, साबुन से उचित अंतराल पर हाथ धोना और सामाजिक दूरी को बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। जिस खेत की फसल पर टिड्डियों का आक्रमण हो रहा हो वहां पर तेज आवाज कर शोर करें। एक साथ इकट्ठा होकर एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए टीन के डिब्बे, थाली आदि बजाकर तेज आवाज करने से टिड्डियों का दल खेत में बैठ नहीं पाता है, जिससे कि फसल बच जाती है। बलुई नम मिट्टी टिड्डी के प्रजनन एवं अंडे देने के लिए सर्वाधिक अनुकूल होती है, इसलिए टिड्डी दल से आक्रामित हुए क्षेत्रों की जुताई कर दें एवं जल भराव कर दें। इससे टिड्डी के अंडे नष्ट हो जाएंगे। 15 जुलाई के बाद मक्का की बुआई न करें, क्योंकि 15 जुलाई के बाद मक्का की बुआई करने से उत्पादन में काफी कमी पाई जाती है। इसके स्थान पर दलहनी व कम अवधि वाली फसलों की बुआई करें। इस समय मक्के की फसल में फॉल आर्मी वर्म कीट का प्रकोप अधिक होता है। इसके नियंत्रण के लिए स्पाइनटोराम 11.7 SC 250 मिलीलीटर दवा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें।
दवाइयों का छिड़काव करते समय यह ध्यान रखें कि आसमान साफ हो। सिंचित मूंगफली की फसल जिन क्षेत्रों में लगी है वो करीब 1 माह की हो गई है, वहां पर निराई गुड़ाई कर खरपतवार निकालें एवं 1 माह बाद झुमका किस्म के पौधों की जड़ों पर मिट्टी चढ़ाएं। जमीन में मूंगफली की सुइयां बनना शुरू होने के बाद निराई गुड़ाई बिल्कुल भी ना करें। बाजरे की बुआई का काम जल्दी से जल्दी पूरा करें। मूंग की बुआई समय से पूरी करें। इसके लिए उन्नत किस्में SML 667, RMG 975, MSJ 118, RMG 62, RMG 268, RMG 492 और IPM 2-3 हैं। इसकी बुआई के लिए 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज का प्रयोग करें। उड़द की फसल में घास नियंत्रण करने के लिए क्यूजोलोफास इथाइल 50 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 15 से 20 दिन बाद छिड़काव करें। सोयाबीन की फसल में खरपतवार नियंत्रण करने के लिए अंकुरण के 15 से 20 दिन बाद इमीजा थाइपर दवा 100 ग्राम प्रति 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। कपास की फसल में मिलीबग कीट के नियंत्रण के लिए प्रोफेनोफास 50 EC 1.25 लीटर दवा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। चावला की बुआई का काम पूरा करें। इसके लिए उन्नत किस्में RPC 19, CPD 119 आदि किस्मों का चयन करें। ग्वार की बुआई के लिए समय सही चल रहा है। इसकी उन्नत किस्मों में RGC 1017, RGC 31, उदय आदि किस्मों का चयन कर सकते हैं। पपीते की फसल में पर्णकुंचन रोग एवं मोजेक रोग की रोकथाम के लिए रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें और रोग का प्रसार रोकने के लिए मिथाइल डेमेटोन 25 EC की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है ब्यावर जिला अजमेर से तेजपाल सिंह जी ने। आप बकरी की सिरोही नस्ल की पहचान और विशेषताओं पर जानकारी चाहते हैं, तो तेजपाल जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। सर्वप्रथम जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ पर बकरी पालन के लिए जो परिस्थितियाँ हैं वो बहुत ही अनुकूल पाई जाती हैं और उसके साथ साथ दूसरी बात ये आती है कि जो पशु की नस्ल है वो एक अच्छी होनी चाहिए। आज के समय में कम लागत और सामान्य रख रखाव में बकरी पालन आय का एक अच्छा साधन है, लेकिन आज भी जानकारी के अभाव में किसान उससे ज्यादा लाभ नहीं कमा पा रहे हैं। अगर किसान बकरी पालन में उन्नत नस्ल की बकरियों का चयन कर वैज्ञानिक तरीके से पालन करें तो इससे अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। सिरोही नस्ल की जो बकरियां हैं सामान्यतः अजमेर, सिरोही, नागौर, टोंक, राजसमंद और उदयपुर जिलों में सामान्यतः से पाई जाती हैं। सामान्यतः इसके अलावा जो ये बकरी है वो अरावली पर्वतमाला के आसपास राजस्थान में लगभग हर जगह उपलब्ध हो जाती है। सिरोही नस्ल की पहचान करने के कुछ तरीके हैं जिसके आधार पर आप जो प्योर नस्ल होती है उसको आप पहचान सकते हैं। सिरोही नस्ल एक मध्यम भार की, मध्यम आकार की एक बकरी है जिसका जो रंग है वो सामान्यतः हल्के भूरे रंग का या गहरे भूरे रंग का पाया जाता है और साथ ही साथ उसके शरीर के ऊपर गहरे या हल्के भूरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं। दूसरी इसकी पहचान, इसके जो कान हैं वो एक विशेष तरह के होते हैं, काफ़ी लंबे होते हैं और बाहर की तरफ मुड़े हुए होते हैं, पत्तियों के आकार के होते हैं। इसके आधार पर भी हम इसकी पहचान कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है कि इसकी जो पूँछ होती है वो
आकार में छोटी होती है और ऊपर की तरफ मुड़ी हुई होती है। इससे भी आप इसकी पहचान कर सकते हैं। इसका जो रंग है सबसे एक पिक्युलियर रंग है जो विशेष तौर से सिर्फ सिरोही नस्ल में ही देखने को मिलता है, जो इसका गहरे भूरे रंग का या हल्के भूरे रंग का और उस पर चकत्ते पड़े रहते हैं। इस तरह के अन्य बकरियों में की नस्लों में इस तरह के रंग का जो ये कैरेक्टर है वो नहीं पाया जाता है। तो इस तरह से अगर किसी भी किसान भाई को सिरोही नस्ल की बकरी को खरीदना है तो इस तरह से आप पहचान करके उसकी अच्छी नस्ल को खरीद सकते हैं। बकरियों को बीमारियों से बचाने के लिए बकरी पालकों को चाहिए कि वे समय समय पर टीकाकरण करवाएं और परजीवियों से बचाव के लिए डीवर्मिंग दवा पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार देवें। सिरोही नस्ल में एक और भी फायदा है किसानों के लिए, क्योंकि ये ड्यूअल पर्पस के लिए है। इससे मांस का उत्पादन भी अच्छा मिलता है और साथ ही साथ दूध का उत्पादन भी अच्छा मिलता है। एक और इसमें फ़ायदा है कि सामान्यतः बकरियों में एक बच्चा एक बार में मिलता है, 2 बच्चे कम मिलते हैं, लेकिन सिरोही नस्ल में सामान्यतः 2 बच्चे मिलते हैं और कई बार इसमें 3 बच्चे भी मिल जाते हैं। तो इस तरह से जो इसकी पीढ़ी को आगे बढ़ाने की संख्या बढ़ाने की बात है वो इसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए किसानों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।